तो भाई साहब इमेजिन करो तुम एक रेगिस्तान में फंस चुके हो, पुकार लगा रहे हो, मदद के लिए रो रहे हो, लेकिन तुम्हारी पुकार कोई सुन नहीं रहा। अब ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल यू डू? क्या तुम वहीं पे खड़े रहोगे, रोने लग जाओगे, त्याग दोगे सब कुछ कि मेरी तो भैया कोई पुकार ही नहीं सुन रहा, या फिर आगे बढ़ोगे, कोई बात नहीं पुकार नहीं सुन रहा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पता आगे कोई मदद के लिए मिल जाए, या फिर ना भी मिले तो मैं खुद की मदद खुद से कर लूँगा, खुद से इस रेगिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करूँगा, है ना? ऐसा कोई थॉट आएगा दिमाग में, कोई भी रेगिस्तान में भैया फंसेगा। ये जो विचारों विमर्श वाली सिचुएशन है कि मैं करूं तो करूं क्या भाई साहब, क्या यहाँ रुक जाऊं, अपनी जान दे दूं, या आगे बढ़ूं, यही है नाइलिज्म वर्सेस एब्सर्डिज्म। अब इसको और बेहतर एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। नाइलिज्म कहता है व्हाट्स द पॉइंट, भैया मतलब ही क्या है, एग्जाम दिया, एग्जाम में फेल कर गए, तुम बैठ गए, टूट गए, रोने लग गए, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं एग्जाम में बर्बाद हो गया, इस एग्जाम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, व्हाट्स द पॉइंट, अब एग्जाम देना ही क्यों है? और एक तरफ एब्सर्डिस्ट इंसान है, वो बोलता है कि भाई पॉइंट नहीं है, इसी में तो मज़ा है, पॉइंट ना होने की जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, उसी में तो मज़ा है। हमारा एग्जाम नहीं हुआ, कोई बात नहीं भैया, हंस के निकल लिए एग्जाम सेंटर से बाहर, मतलब जहाँ पे आपका रिजल्ट निकला है, इंटरनेट पे रिजल्ट देगा, हंसते हुए बाहर निकल गए, बोला फिर आएंगे, फिर देखते हैं। तो ये होता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एब्सर्डिज्म एंड नाइलिज्म। ज़्यादातर लोग जो ये लेक्चर्स देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं है, वो ये नंबर्स दिखाते हैं, पुख्ता सबूत है। तो आपको शायद भूख है, नॉलेज की भूख है, फिलॉसफी की भूख है, साइकोलॉजी की भूख है, तो भूख है तो उसको प्रूव करो ना यार, डू दिस। रोड टू 100 के हमें कोशिश करनी है 2025 से पहले पहले हम लोग 100 के सब्स तक पहुंच जाएं, हो गया तो बहुत बढ़िया बात, तो जाओ भाई जल्दी। आगे डेप्थ में घुसने से पहले और परतें खोलने से पहले यहाँ पे छोटी सी कहानी ले लेते हैं रैंचो के बारे में, क्योंकि भाई रैंचो एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत रिलेट कर सकता है। 3 इडियट्स जिसने भी देखी होगी, 3 इडियट्स में रैंचो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अराउंड कुछ भी हो रहा है, टीचर्स कुछ भी, प्रोफेसर्स कुछ भी कह रहे हैं, बच्चे कुछ भी कह रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं, उसको खुशी है अपने ही इंजीनियरिंग में, उसको खुशी है अपने ही दिमाग में, वो घूमता रहता है, वो अपनी एब्सर्डिज्म में, अपनी एब्सर्डिटी में खुश है, और वो एक एब्सर्ड हीरो है। तो एब्सर्ड हीरो बना कैसे? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 इडियट्स का तो नहीं लेंगे, ऑब्वियसली मूवीज हमने देखी हुई है मोस्टली। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे रैंचो एज अ लाइब्रेरियन। अब रैंचो है, वो लाइब्रेरी में है, पढ़ रहा है, मज़े ले रहा है, और अचानक से उसने फ्रीडरिक नीचा की किताब ले ली, और फ्रीडरिक नीचा की किताब में उसको फिलॉसफीज मिली, इस तरीके के दर्शन मिले, फलसफे मिले कि अब उसका दिमाग हिल चुका है। उसने पढ़ लिया भाई साहब गॉड इज डेड, गॉड नहीं रहा, गॉड मर चुका है, अब हमारी मोरालिटी, हमारे रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए कोई नहीं है भैया, सब खत्म हो गया, तो मैं करूं तो करूं क्या? जब मेरी जिंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है, तो मेरे हॉबीज, मेरे पैशन, पैसा कमाना, शादी करना, जिंदगी में आगे बढ़ना, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। इस वजह से भाई साहब रैंचो बड़ा परेशान, गुमसुम घूमता रहता था, दोस्तियां टूटने लग गई, रिश्तेदारों से दूर हट गया, परेशानी में रहता था, ना खुश रहता था, ना खाने में एंजॉयमेंट, ना किसी जिंदगी के मौज मस्ती में एंजॉयमेंट। लेकिन एक दिन ऐसी लाइब्रेरी में उसको मिली कामू की किताब, एल्बर्ट कामू की। अब एल्बर्ट कामू की किताब में उसने एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट देखा, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई इस सफरिंग में मज़े ले सकते हैं आप, इस सफरिंग के अंदर ही रोमांच है, ये जो संघर्ष है, ये सफरिंग है, उसके अंदर का जो स्ट्रगल है वही इंटरेस्टिंग है भाई। अरे बड़ा हिट कर गया यार रैंचोर को, भाई ये तो इंटरेस्टिंग बात हो गई, मैं तो इतना परेशान घूम रहा था। तो उसने ये चीज़ समझी कामू से कि अपनी ज़िंदगी में ही खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो, तो खुशी ढूंढने की कोशिश करता। वो भाई लाइब्रेरी में किताबों को कलर के हिसाब से अरेंज करने लग गया, वो किताबों के जो लेदर की किताबें थे उनको चमकाने लग गया, उनको चमका के खुद ही खुशी ढूंढता था, अपने में ही खुश रहता था, अपने में ही मगन रहता था। और उसको एक चीज़ रियलाइज़ हुई, ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वो एक इंसान को कंप्लीट फुलफिल करने में काफ़ी है। और इस चीज़ ने रैंचो की जिंदगी बदलती हुई है। क्या पता रणछोड़ दास छांछड़ जो हमने देखा 3 इडियट्स में, वो भी उसी का एक बाय प्रोडक्ट हो। एक दिन रैंचो बैठा हुआ था और उसके दिमाग में ही एक डिबेट चल बसी। किसकी डिबेट? फ्रीडरिक नीचा वर्सेस एल्बर्ट कामू। फ्रीडरिक नीचा बोल रहा था इस जिंदगी का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, इस जिंदगी का कोई सार नहीं है, कोई सत्य नहीं है, तो नाइलिज्म आता है, और उस नाइलिज्म को आपको ओवरकम करना है, उस नाइलिज्म को उठा के बाहर फेंकना है, जड़ों से उखाड़ देना है। और एक तरफ यहाँ पे हमारे एल्बर्ट कामू बाबा बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, एक पत्थर है जो हमें रोल करना उस पहाड़ी के उस पार, लेकिन हम उसको रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता है हम रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता है हम वापस से नीचे आ जाएंगे, लेकिन उसी संघर्ष में एक खिसखियाई हुई हंसी दे दो, हाँ कोई बात नहीं भाई, देख लिया जाएगा तुम्हें। और वो
हंसी अपने में ही कंप्लीट है, वो हंसी तुम्हारी सफरिंग को हटा देगी। तो एल्बर्ट कामू ये नहीं कह रहे कि भाई बैठ जाओ लेके तुमको सफरिंग हो रही है, एल्बर्ट कामू ये कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, उस सफरिंग में खुशी ढूंढने की कोशिश करो। बल्कि नीचा यहाँ कह रहे हैं कि उस सफरिंग को उठा के फेंक दो, एक डिब्बे में डालो और कचड़े के डिब्बे में भाई साहब फेंक के आ जाओ। रैंचो ने क्या किया, रैंचो ने समझा फ्रीडरिक नीचा का कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई नाइलिज्म तो है जो कि बुरी बात है, अब हमें उसके खिलाफ एक रेबिलियन लड़ना है, हमको एक जंग लड़नी है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर उस जंग को लड़ने के लिए अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वॉर छेड़ देंगे तो हम कभी उस जंग से जीत नहीं सकते। तो शायद मैं फ्रीडरिक नीचे की बात अपने ऊपर अप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन कामू बाबा ने यहाँ बोला है कि भाई उसके अंदर खुशियाँ ढूंढो, तो चलो खुशियाँ ढूंढते हैं। वो अपनी लाइब्रेरी के वो जो वॉल्स हैं उनको पेंट करने लग गया। जो कुछ आते थे, जो बच्चे बगैती करने आते ना लाइब्रेरी में कि अरे बताना ये किताब कहाँ रखी है, अरे अच्छा ये वाली किताब कहाँ रखी है, उनको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, तो ये ऐसी ऐसी किताबें रिकमेंड कर देते थे, ऐसी ऑब्सक्योर है, ऐसी अजीब अजीब किताबें कि उसको पढ़ने के बाद इंसान वापस लाइब्रेरी आता ही नहीं था, मतलब जिंदा रहता था, आता नहीं था घबराहट के मारे। अजीब अजीब किताबें, और उसमें वो मज़े लेने लग गया रैंचो की, चलो भाई लोगों को छेड़ने में ही मज़ा है, लोगों के साथ थोड़ी सी हम भी ज़रा काट ले बगैती, उसमें ही मज़ा है। एंड दैट इज़ हाउ रैंचो बिकेम द एब्सर्ड हीरो। क्या इससे फिलोसफिकल टेक अवे मिलता है हमें रैंचो से, कि भाई साहब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें नाइलिज्म को ट्रांसेंड नहीं करना, क्योंकि शायद वो किया ही नहीं जा सकता है। और फ्रीडरिक नीचा की जो एक ड्रीम थी वो काफ़ी ज़्यादा यूटोपियन ड्रीम थी, लेकिन यहाँ पे काम हुआ है, उन्होंने रेबिलियन अगेंस्ट द एब्सर्ड का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई अपनी जंग लड़ो, रोज़ की जंग है, हमें लड़नी है लेकिन एक हंसी के साथ लड़ना है, हमें रोते हुए वो जंग लड़नी नहीं है। और यहाँ पे रैंचो ने जंग लड़नी शुरू करी, और धीरे धीरे रैंचो को ये रियलाइज़ हुआ कि अपनी ज़िंदगी मोमेंट बाय मोमेंट जीना ज़्यादा बेहतर है। आपको कोई ग्रैंड सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको कोई ग्रैंड डिज़ाइन नहीं मिलेगा, आपको कोई तश्तरी पे रख के कोई चीज़ नहीं उतारे भैया प्लेट के ऊपर लो मिठाइयाँ उसको निगल लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको छोटी सी छोटी चीज़ों में मोमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे जो तुम्हें खुशियाँ दे। यहाँ पे नाइलिज्म के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अगर नाइलिज्म के बारे में और डेप्थ में जानना है, कितने तरीके की नाइलिज्म होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, पॉप कल्चर में उसका क्या रेलेवेंस है, और गहराई से जानना है, तो उसके ऊपर एक अल्टीमेट लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू रहेंगे। नाइलिज्म ऑन अ कलेक्टिव स्केल क्या बात करता है, वैसे तो बहुत सारे नाइलिज्म होते हैं, आपके कॉस्मिक नाइलिज्म, मेटाफिजिकल नाइलिज्म, मॉरल नाइलिज्म, बट हम एक कॉस्मिक लेवल पे कि भाई पर्टिकुलरली नाइलिज्म कहता है देयर इज नो इनहेरेंट मीनिंग टू लाइफ। कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ इज मीनिंगलेस, उसके कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यूज नहीं है, किसी भी चीज़ की जो तुम कर रहे हो उसकी कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं। ऑब्जेक्टिव वैल्यू मतलब कोई उसकी ट्रुथ नहीं है, उसको तुम मेजर नहीं कर सकते हैं। उसको तुम, मैं बोलूँ ना भाई हम लोग जाते हैं सब्जी मंडी में, 1 किलो प्याज दे दो, 2 किलो आलू दे दो, ठीक है, 10-15 दे दो, धनिया मिर्ची भी डाल देना। हमारी मम्मी तो भेज देती है धनिया मिर्ची भी डाल के लाइयो वरना घर मत आइयो, ऐसा सीन रहता है फ्री का वो भी। तो ऐसे में आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि भाई इतना देना है उतना देना है, लेकिन यहाँ तो कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव वैल्यू ही नहीं है। आप उसको क्वांटिफाई तो छोड़ो, आप उसको क्वालिटी के हिसाब से भी नहीं समझा सकते कि ये बहुत अच्छा है ये बहुत बुरा है, ये है ही नहीं, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें नाइलिज्म के आइडिया को, तो इसके कोर में एक आइडिया ये है कि इसका कोई यूनिवर्सल मॉरल कंपस नहीं है, इसका कोई ग्रैंड मीनिंग नहीं है, कोई अल्टीमेट अल्टेरियर मीनिंग नहीं है कि इसके बाद यही होगा, यही है सब कुछ, यही है हमारी ज़िंदगी, अभी अच्छे कर्म कर लो उसके बाद वहाँ तुम्हें अच्छा मिलेगा। नाइलिज्म कहता है ऐसा नहीं है। ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे पज़ल बनाते हैं ना हम लोग, बचपन में पज़ल जोड़ते थे, या पज़ल जोड़ रहे हैं और तो आपने देखा आखिरी में आखिरी पीस जुड़ ही नहीं रहा, पज़ल कंप्लीट ही नहीं हो रहा। अब फ्रस्ट्रेशन आएगी, गुस्सा आएगा, यार ये जो बॉक्स के ऊपर लिखा तो झूठ था, ये जो पैकेजिंग थी उसमें तो झूठ था, उसमें तो ऐसा पज़ल दिखाया तो पज़ल ही नहीं जुड़ रहा, पज़ल बन ही नहीं रहा, पीसीज या ले लो पीसीज ही नहीं मैच कर रहे। क्या करोगे, गुस्से में उसको थैली में डालोगे, बांधोगे, कचड़े में फेंक के आ जाओगे। यही होता है नाइलिज्म, डिस्कार्ड कर दिया सब कुछ, सारे बिलीफ सिस्टम्स तोड़ दिए, सारे बिलीफ सिस्टम्स को उठा के नाली में बहा दिया। नाइलिस्ट लोगों का मोटो क्या होता है कि भाई वाई बॉदर, क्यों ही करना है, किस लिए ही करना है। लेट से कोई बोर्ड गेम चल रहा है, बोर्ड गेम मोनोपोली जैसा होता है ना, सब अपने बैठे हुए रूल्स बना रहे हैं, उसके अंदर कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, एक नाइलिस्ट अंदर घुसा, उसने बोर्ड उठा के पलट दिया, हटाओ ना यार, क्या करना ही क्या है, रूल्स बना के होगा ही क्या। जब कोई अल्टीमेट पर्पस ही नहीं है, जब कोई अल्टीमेट मीनिंग ही नहीं है, तो रूल्स बना के भैया क्या करोगे, घुइयाँ उखाड़ लोगे। एक अजीब सा एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, नाइलिज्म एग्जाम्पल आता है ना बहुत सारे, नाइलिज्म वैसा ही हो गया जैसे एक वेंडिंग मशीन में तुमने पैसा डाला, तुम खड़े हो कि वो चिप्स फेंकेगा बाहर, लेकिन चिप्स बाहर ही नहीं आ रहा और तुम वहाँ से निकल लिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी चिप्स खा के मैं क्या ही कर लेता। तो
ऐसे होता है नाइलिस्ट लोग। अब आया यहाँ पे एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म कह रहा है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो यूनिवर्स हमको मीनिंग देना ही नहीं चाहता, या उस यूनिवर्स ने कोई मीनिंग दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ काम ही नहीं करें, आप हर तरीके का क्वेस्ट फॉर मीनिंग रिजेक्ट कर दें कि मैं तो भैया जब है ही नहीं मीनिंग तो भैया बाहर में जाए, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, बैठ जाओ। तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको उस ना मीनिंग मिलने, जो आपको मतलब मीनिंग मायने नहीं मिल रहा उस ज़िंदगी में, ना मिलने की वजह से परेशान नहीं होना है, स्ट्रगल में अपनी जान नहीं दे देनी है, उसमें एक खुशी ढूंढनी है कि कोई बात नहीं भाई, ये मीनिंग ढूंढने का अपना ही स्ट्रगल है, और उस स्ट्रगल में हमें एक खिसकियाई भी हंसी चाहिए, ये वाली हंसी चाहिए, हमें उसमें खुशियाँ ढूंढनी है। अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो इसका कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या निकल के आता है कि आप एक टग ऑफ वॉर में हैं, कि आपके अंदर एक डिज़ायर फॉर मीनिंग है, जिसको आर्थर शोपेनहॉर समझा रहे हैं, नीचा समझा रहे हैं, फ्रॉइड समझा रहे हैं, साइकोलॉजी में सब लोग समझा रहे हैं, एक डिज़ायर फॉर मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का एक साइलेंस है, अनहेल्पफुल साइलेंस। वो यूनिवर्स आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। मतलब जैसे एलेक्सा नहीं होता, बोलते हैं भाई एलेक्सा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो एलेक्सा बोलेगी कि भाई आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ लाइफ बट हेयर इज़ अ प्ले लिस्ट फॉर यू। मतलब वो सब हटाओ, ज़रा साइड से पकवान खाओ, उस तरीके का हिसाब किताब चलता है। तो एक टग ऑफ वॉर है, यहाँ से भी खिंचाव आ रहा है, उधर से भी खिंचाव आ रहा है, और खिंचाव के बीच में तुम फंस गए हो। और उस जो फंसी हुई चीज़ है, जब वो ये शब्द सुनते हो ना, शब्द फंसना, तो दिमाग में एक ना परेशानी सी आती है। उस परेशानी को नहीं आने देना है भाई साहब। उस फंसते में भी, हाँ भाई फंसे हैं तो फंसे, अच्छे फंसे, बुरे फंसेंगे तब भी देखेंगे, उसमें भी हंस देंगे। तो वो हो गया एब्सर्डिज्म का कोर कॉन्सेप्ट। तो भाई साहब जो एब्सर्डिस्ट होता है उसका एक सिंपल सा मोटो होता है, लेट्स लाफ वाइल वी फिगर इट आउट। मतलब जब तक समझ में नहीं आ रहा, बीच में हम लोग हंसी मजे ले लेते हैं। नहीं बोलते जैसे लोग, तब तक आ रहा है वो पैकेज आने वाला है या वो मिलने आने वाले हैं, जब तक आ रहे हैं बीच में खाना वाना खा लें, चाय वाय पी लेते हैं, है ना। वरना जा रहे हैं हम ज़रा 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं, अपने जा रहे हैं किसी भी रिलीजियस यात्रा के ऊपर, अभी बीच में ये पड़ा है, चलो चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ी चुस्कियाँ मुस्कियाँ मार लेते हैं। वैष्णो देवी जाते हुए लोग बहुत वो करते हैं, भाई ऊपर तो चढ़ा जा नहीं रहा, हालत ख़राब हो गई है, चलो यहाँ पे रोक लो अपने पिट्ठू को, जरा थोड़ी चुस्कियाँ मार के ऊपर अदरक वाली चाय की भर जाते हैं। मतलब समझ लो आप एक प्रैंक शो में गए, आपके साथ प्रैंक हो रहा है, आपको यही नहीं पता आपके साथ प्रैंक हो रहा है, और आपको यही नहीं पता उसके रूल्स क्या हैं प्रैंक शो के। आप वहाँ गए हो, सब केओटिक हो रहा है, सब केओस हो रहा है, आप भी उस केओस में मज़े ले रहे हो। चलो कोई नहीं भाई, हमारा मजाक बन रहा है, हम भी अपना ही मजाक बना लें, कोई बात नहीं, तुम भी मजे लो, हम भी मजे ले रहे हैं। लेट से किसी ने तुम्हें पानी में उतार दिया, समुंदर में जाओ, समुंदर में तुम्हें एक चैलेंज दिया जाता है, जाके रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करो। तुम्हारा एब्सर्डिस्ट दोस्त पता है पीछे से क्या बोलेगा, भाई सॉल्व होना हो उसकी चिंता मत करियो भाई, तू जो बुलबुले उठ रहे हैं उसमें ही मजे ले लियो, बुलबुले देख के खुश हो जाइए और बाहर आ जाइए, कोई बात नहीं भाई। तो समराइज अगर करें तो नाइलिज्म सिंपली कहता है लाइफ मेक्स नो सेंस सो आई एम आउट। मतलब गेम के रूल समझ में नहीं आ रहे तो बोर्ड ही उठा के फेंक दिया, गेम बोर्ड जो होता है। और एब्सर्डिज्म कह रहा है लाइफ मेक्स नो सेंस सो वाई नॉट प्ले विद इट, सो वाई नॉट प्ले अलॉन्ग विद इट, कि मतलब भाई मज़े कर रहे हैं, जुगलबंदी चल रही है अपनी ज़िंदगी में, कोई टेंशन नहीं है। की टेक अवे, व्हेन यूनिवर्स सेंड यू लेमन, ब्रह्मांड आपको नींबू भेजे तो भले ही उस नींबू को निचोड़ के उसका टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन नींबू को निचोड़ने में मज़े ले लीजिए। अब जिसको टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा वो नींबू सारे उठा के फेंक देगा, 1 किलो नींबू की, इसमें तो टेस्ट ही नहीं है भाई साहब। लेकिन जो वो नाइलिस्ट हुआ, लेकिन जो एब्सर्डिस्ट होगा वो बोलेगा कोई बात नहीं भाई, सारे नींबू निचोड़ लेंगे, निचोड़ने के प्रोसेस में ही बड़ा आनंद आ रहा है। बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आ रहा है। मतलब एक रेस्टोरेंट में गए कहाँ ले जाता हूँ लेक्चर को, एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपने मेन्यू देखा, मेन्यू समझ में नहीं आ रहा, शेफ़ बोकलेट सा लग रहा है, वेटर भी बोकलेट सा लग रहा है, अजीब सी फीलिंग हो रही है, और वहाँ से भाग लेते हो, यहाँ पे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ का तो कोई क्या मीनिंग है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एब्सर्डिस्ट बोलेगा कोई बात नहीं भैया लाओ, सबसे पहले मंगाएगा वो डेजर्ट, खाना भी नहीं मंगाएगा, सबसे पहले मंगाएगा डेजर्ट, वहाँ बैठेगा, खाएगा, हंसेगा, मजाक बनाएगा, वेटर का भी शेफ़ का भी, और टिप छोड़ के जाएगा विदाउट एनी रीज़न, सिर्फ मौज काटने के लिए। एक और आ रहा है, ये लास्ट, ये पक्का लास्ट, इसके बाद नहीं। मेज़ होता है ना, एक मेज़ में जाते हुए तकीकीश कासल में अपने पोगो पे जो बचपन में देखते थे, वो बूढ़ा लोग पकड़ रहे हैं एंड तक आपको निकलना है, वैसा कुछ मेज़ में हो, खो गए, परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, बैठ गए, रो रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ कोई एब्सर्डिस्ट फंसा, वो तो नाइलिस्ट हो गया जो रो रहे हैं। एब्सर्डिस्ट हुआ, वो बोल रहा है ठीक है भाई मेज़ में मिल नहीं रहा, मैं भागता रहूँगा, मेरा कार्डियो ही हो जा रहा है इसी बहाने, कुछ तो हो रहा है। दैट पर्सन इज़ एन एब्सर्डिस्ट। तो भाई मॉरल ये है कि अगर किसी मूवी में गए और मूवी अच्छी नहीं लगी तो रो मत, टिकट के पैसे दिए हुए हैं उसको छोड़ के आ मत जाओ कि मूवी तो बेकार थी, पॉपकॉर्न भी बेकार है,
बट एक एब्सर्डिस्ट बनो कि भाई साहब कोई बात नहीं, मूवी बेकार है लेकिन पॉपकॉर्न को चिबाने का अपना ही मज़ा है, वहाँ पे बैठ के गंदगी फैलाने का ही अपना मज़ा है, बैठे रहो, बगैती काटो और बाहर आ जाओ, पैसे तो दे ही रखे हैं। तो पार्ट 2 हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आते हुए अब हम तेरा थोड़े सीरियस हो जाएंगे। बहुत बहुत मौज काट ली, अब और मौज नहीं काटनी है, सीरियसली बात करेंगे। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, दोनों का डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस है नाहिलिज्म एब्सर्डिज्म में। तो नाहिलिज्म ऑब्वियसली लैटिन वर्ड है निहिल, NIHIL, मतलब मीनिंग नथिंग, कुछ नहीं है, और यहीं से ये आया है। बहुत सारे प्रोपोगेटर्स रहे हैं, बहुत फिलोसोफर्स ने बात करी है इसके बारे में, लेक्चर में देखो उसकी हिस्ट्री अच्छे से समझाइए। बट यहाँ पे मेनली हम लोग फ्रीडरिक विल्हेम नीचे के बारे में बात करेंगे, या हमारे नीचा बाबा, सबसे ज़्यादा लेक्चर मेरे चैनल पे उसी पे मिल जाएंगे। तो सीन सिंपल सा है, फ्रीडरिक नीचा ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए नाहिलिज्म का पूरा ग्राउंड वर्क रखा। अपने जो फिलोसफिकल उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो यही चिल्ला चिल्ला के बताते थे कि भाई नाहिलिज्म आ रहा है बच जाओ, नाहिलिज्म आ रहा है बच जाओ। तो इनका जो रूट है वो है द डेथ ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट में। गॉड एक एंटिटी है, सब रिलीजन्स में उसको हर कोई अलग तरीके से मानता है। नीचा ने कहा भाई गॉड तो मर चुका है, गॉड तो है ही नहीं। हम लोग इंटेलेक्चुअल एरा को, हम लोग एनलाइटनमेंट एरा को इस हद तक अपने ऊपर अपना रहे हैं कि अब तो हमें गॉड की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो लोग गॉड के बारे में बोल रहे हैं, जो लोग गॉड को प्रीच कर रहे हैं, वही लोग गॉड को मार रहे हैं। तुम लोग गॉड के हत्यारे हो और तुम्हारे हाथ में उस हत्या का खून लगा हुआ है। कहाँ जाके धोगे वो हाथ? क्या ऐसे कर्म करोगे अब, क्या ऐसे रीतियाँ करोगे जो अब तुम्हारे इस हाथ से मर्डर का खून हट जाएगा? और बेसिकली इसका डेप्थ में मीनिंग ये था कि भाई साहब पूरी सेंचुरीज तक, अप टिल 18-19 सेंचुरी जब फ्रीडरिक नीचे आए, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जूडोइज़म, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ये 3 प्रोमिनेंट रिलीजन्स थे, और उससे पहले से भी ज़ोरास्ट्रियनिज़म, ये सब आ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं किसका, कैसे मोरालिटी बनानी है, रूल्स बनाने हैं, किस तरीके से रैशनैलिटी चलेगी, किस तरीके से आप लोगों को एक्ट करना है, मर्द ऐसे एक्ट करेंगे, औरतें ऐसे एक्ट करेंगी। लेकिन अब इनलाइटनमेंट एरा आ गए, उसके साथ सेक्युलरिज्म आ गया, उसके साथ लोग अब और ज़्यादा रैशनल बन रहे हैं, लोगों पे दिमाग आ रहे हैं और लोग इसमें बेवकूफ़ी देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो नीचा ने कहा कि भाई साहब अगर सोचो गॉड मर गया, जिसने सब कुछ दिया, जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी चला रहा था, तुम्हारी कायनात चला रहा था, वही अगर नहीं रहा तो फिर तुम क्या करोगे? अब बहुत लोग इसको एक बदतमीज़ी की तरह लेते हैं कि भाई नीचे तो भसिया हुआ घासलेट इंसान था जिसका दिमाग हिल चुका है। घासलेट तो मिट्टी का तेल होता है, मैंने कुछ भी बोल दिया यहाँ पे। बट असल में ही वॉज वार्निंग एवरीवन कि भाई आने वाले वक्त में तुम किस तरीके से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करोगे वो सोच लो। और वहाँ पे गॉड के ना होने का, मॉरल्स, गॉड के द्वारा दिए गए मॉरल्स का ना होने का जो वॉइड है, जो खोखलापन है, उसको अब कौन भरेगा? ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे हमें बचपन तक पता था कि भाई सेंटा क्लॉज जो होता है, सेंटा क्लॉज भैया हमारे आते हैं, वो छोड़ देते हैं, गिफ्ट छोड़ जाते हैं हमारे लिए, हम भी खुश हो जाते हैं। या फिर जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, तो क्रिश्चियनिटी का एग्जाम्पल है, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब लोगों को पता लगेगा, बच्चों को ये पता लगेगा बड़े होते होते कि सेंटा क्लॉज जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक बुढ़ाओ इंसान था जो लंबी दाढ़ी बना के पहुँच गया तुम्हारे पास, दड़ियल आदमी पहुँच गया, जैसे मैं भी दड़ियल हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी काली है, पहुंच गया और आपको गिफ्ट दे रहा है, तो आपको एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा, आपको नाइलिस्टिक टेंडेंसीज आएगी। अब आप प्रेजेंट भी, गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, चाहे वो किसी के द्वारा आए, क्योंकि अब आपको भरोसा नहीं होगा क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या झूठ है। और ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी आया, इसमें सिंपल सा सवाल लोगों ने ये पूछा कि भाई साहब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस हद तक बढ़ रहा है, जो काम पहले हमको ऊपर वाले से हाथ जोड़ के दुआएं मांगनी पड़ती थी, अब वो मशीनें हमारे लिए कर रही हो, मशीनों को इंसान ने बनाया है। अब ये मत पूछना इंसानों को किसने बनाया है, ठीक है, डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाता है सब कुछ यहाँ पे। तो भाई साहब हमें अब तो गॉड की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो गॉड के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस है, ये तो आर्बिट्रेरी लगने लग गए हैं, हवाबाजी लगने लग गई है। क्या सही में आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट हो सकता है, या भाई साहब मैं 9 to 5 कर करके नौकरी कर करके बस एक दिन ख़त्म हो जाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं है? अब तो लोगों के दिमाग में डाउट्स आने शुरू हो गए, साइंस इवॉल्व होने लग गया। यहीं पे चार्ल्स डार्विन आ गए जिन्होंने एवोल्यूशन थ्योरी दी और लोग भड़क गए। इधर कार्ल मार्क्स आ गए, कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया,
सोशल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट देने शुरू करे और लोग और भड़क गए। अब तो भाई साहब स्ट्रॉन्ग होल्डिंग रिलीजन की हट रही है, और यही हटने की वजह से नाहिलिज्म आ रहा है, क्योंकि लोग एक तरफ से पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रहे, जो छोड़ रहे हैं वो यकीन नहीं कर पा रहे रिलीजन को, और दूसरी तरफ मॉडर्न चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। डार्विन को गाली पड़ी, मार्क्स को गाली पड़ी, नीचा को गाली पड़ी, क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशनरी थॉट्स ला रहे थे। सिर्फ फिलोसोफर्स नहीं, पॉलिटिशियंस नहीं, अब तो राइटर्स, लिटरेरी फिगर्स भी घबराने लग गए भाई साहब। दोस्तोयेव्स्की ने अपनी किताब ब्रदर्स कारामाज़ोव में, जो इवान कारामाज़ोव का कैरेक्टर है, जिसने कहा था कि इफ़ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट देन एवरीथिंग इज़ परमिटेड, जब गॉड ही नहीं है तो सब कुछ लाजमी है, सब कुछ सही है। सही गलत बताने वाला ही जब नहीं रहा तो हमें कौन बताएगा सही क्या है, हमें क्या कौन बताएगा गलत क्या है? किसी का सही किसी के लिए गलत, किसी का गलत किसी के लिए सही। अब यहाँ क्या सही गलत, हम खुद कंफ्यूज आ गए। और कांड तो असली तब शुरू होगा जो मोनोपोली खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं, जो बोर्ड गेम है, वो पहुँच गए बैंक लूटने कि भाई साहब अभी तक नकली नोटों से खेल रहे थे, अब ज़रा असली नोटों से खेलें। क्यों? क्योंकि जब गॉड ही नहीं है तो कौन बताएगा कि चोरी करना सही है या गलत है। नाहिलिज्म ने अपनी बहुत गहरी लेगेसी छोड़ दी। नाहिलिज्म ने बताया कि भाई साहब कोई मीनिंग नहीं है, जो भी मीनिंग दे रहे हो सेल्फ क्रिएटेड है, कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, कहीं मीनिंग पहले से दिया हुआ नहीं है, तो सोच समझ के आगे बढ़ो। कोई यहाँ पे ट्रुथ नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात भाई, नाहिलिज्म कोई फिलॉसफी नहीं है, वो एक बहुत खूंखार रियलिटी है। इट इज़ वेरी वेरी रियल। यहाँ पे एब्सर्डिज्म आया, एल्बर्ट कामू लेके आया एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट। पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरास चल रहा था, पूरा अपरूट हो चुका था, कंट्रीज परेशान, पूरी गंदगी हो रखी थी, गलत काम औरतों के साथ, बच्चों के साथ, मर्दों के साथ, कितने लोग घर ही वापस नहीं आए। तो यहाँ पे नाहिलिज्म कूट कूट के सबके अंदर भर गया था। गॉड के कॉन्सेप्ट के ऊपर से भरोसा पूरी पॉपुलेशंस का हटना शुरू हो गया था। मेजरली तुम देखोगे ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के साइड जाओ, रशिया के साइड जाओ, अब बहुत जो एक रेवोल्यूशन एथिज्म का क्रिएट हुआ, ये इन्हीं वॉर्स के बाद क्रिएट हुआ। तो कामू ने बोला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाना बहुत ज़रूरी है, और वो लेके आया एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, सबके दिल में घबराहट कि भाई जैसे हिरोशिमा नागासाकी, कल को हमारा शहर भी हो सकता है। जब यूएस ने बम गिरा दिया तो कोई भी बम गिरा सकता है। सब परेशान, एक नेगेटिविटी का एटमॉस्फेयर हर कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में घबराए हुए। यहाँ पे एल्बर्ट कामू आते हैं, बोलते हैं नहीं भाई, अगर घबराहट है, हो सकता है कोई यहाँ पे अजीब लग रहा है, कोई मीनिंग नहीं है, सब कुछ मीनिंगलेस लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ करें नहीं और गिव अप करके बैठ जाएं, हमें आगे बढ़ना है। और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने अपनी किताब द मिथ ऑफ सिसिफस में समझाया। और सिसिफस जो था, एक राजा था जिसको आफ्टर वर्ल्ड में एक पनिशमेंट मिली थी, क्योंकि बदमाश राजा था। एक पत्थर है, उस पत्थर को तुम्हें इटर्न, सबको मिलता था पनिशमेंट, कोई ना कोई मिलती थी। इसको ऐसी पनिशमेंट दी कि पत्थर उस पहाड़ी के तरफ उस पार रोल कराना है तुम्हें पत्थर। लेकिन जैसे ही सिसिफस उस बड़े से बोल्डर को पहाड़ी की चोटी तक लेके जाता, फिर पीछे रोल कर जाता, क्योंकि शायद पहाड़ी ऐसी थी या पहाड़ी थोड़ी स्टीप थी। लेकिन सिसिफस को चूंकि पनिशमेंट मिली हुई थी, वो पूरे टाइम वो करता रहता था। अब यहाँ पे एल्बर्ट कामू ने बोला, उसी के अराउंड पूरी फिलॉसफी बना ली कि भाई साहब सिसिफस को शायद पता था कि वो पत्थर कभी उस पार पहुंचने नहीं वाला, लेकिन फिर भी वो उस पत्थर को रोल करने की खुशी में ही मज़े ढूंढता था। और इसी संघर्ष में, इसी एब्सर्ड संघर्ष में कि पता है ये बेकार सा टास्क है, मेरे को उस पार पहुंचाना है, वो होने नहीं वाला, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, इसी को एब्सर्डिज्म बोलते हैं भाई। और सिसिफस था द एब्सर्ड हीरो। भाई सिसिफस वैसा ही है जैसे एक लो स्किल लो टैलेंट क्रिकेटर, वो कोचिंग जाता है, रोज़ करता है, मेहनत करता है, वही कवर ड्राइव विराट कोहली की तरह सपने देखते हैं, कवर ड्राइव ठोकूंगा बहुत अच्छी वाली है, तेंदुलकर वाली स्ट्रेट ड्राइव, या अपने धोनी वाली हेलीकॉप्टर मारूंगा। लेकिन वो बहुत ही गंदा खेलता है, लेकिन फिर भी वो खेल रहा है। उसको पता है वो इंडियन टीम में कभी नहीं पहुंचने वाला, लेकिन फिर भी वो खेल रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है। तो सिसिफस वही हुआ भाई साहब। कामों के लिए एब्सर्डिज्म, जो मैंने बोला, एक टग ऑफ वॉर की तरह है। हमारे बेसर डिज़ायर्स हैं, हमारे ह्यूमन डिज़ायर्स हैं, और उधर हम पुकार लगा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ, लेकिन यूनिवर्स में कोई हमारी पुकार सुनने वाला नहीं है। जब ऐसा ही है कि हमने बड़े बड़े सवाल पूछे यूनिवर्स से, इसका जवाब बताओ, अब इसका जवाब बताओ, लेकिन उधर से यूनिवर्स में कोई आंसर करने वाला है ही नहीं, और शायद कोई आंसर करेगा ही नहीं। और ये कुछ ऐसा ही हुआ कि आपने अपनी क्रश को टेक्स्ट लिखा बड़ा लंबा चौड़ा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये हूँ वो हूँ, बहुत खूबसूरत हो, ये हो, हूरों के बराबर हो, ऐसे, और उसने बस मैसेज लिख के दे दिया के अखंड बेइज्जती, कट गया। तो कामू ने कहा यहाँ पे हमें रेबिलियन और फ्रीडम दोनों साथ चाहिए। ये नहीं कि अगर कुछ हो नहीं रहा, कोई मीनिंग नहीं है, तो रेजिग्नेशन दे दिया हमने, तो इस्तीफ़ा दे दिया, अब हम बैठ जाएंगे। हमें उसके तरफ एक जंग लड़नी है,
हमें हार नहीं जाना है, हमें एक जंग लड़नी है। और उन्होंने ये भी कहा अगर आप आत्महत्या कर देते, कर लेते हैं, पूरा वर्ड नहीं बोलेंगे शायद वो काट देगा यूट्यूब हमारा, अगर आप कर लेते हैं तो आप वैसे ही जंग हार चुके हैं, यू आर नॉट एन एब्सर्ड हीरो। तो गामो ने कहा प्रॉपर रिस्पॉन्स ये है कि भाई अपनी ज़िंदगी को बेस्ट जियो, केओस है, केओस में ही ऑर्डर ढूंढने की कोशिश करो, फुलेस्ट पोटेंशियल पे जियो और अपना मीनिंग खुद बनाओ भाई साहब, यही है इलाज नाहिलिज्म का। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर लें, नाहिलिज्म और एब्सर्डिज्म को, तब हिस्टोरिकल इम्पैक्ट, रिलीजन और मोरालिटी में नाहिलिज्म सबसे ज़्यादा रूटेड है। और इसका फ्यूल क्या है, जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए एक कैटलिस्ट चाहिए होता है ना, जो उसको जल्दी से करा ले, बहुत सॉलिड चुटकी बजी हमारी, तो उसके लिए कैटलिस्ट है यहाँ पे नाहिलिज्म के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जो उसको फ्यूल करता है। इमोशनल टोन इसकी क्या है भाई, पैरालाइजिंग है। अगर किसी को नाहिलिस्टिक बहुत सॉलिड टेंडेंसीज होती है ना, जो जिनको साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, एकदम डिसइल्यूजन क्रिएट हो जाता है, मोटिवेशंस और होप्स ब्लीक हो जाती है, एकदम कम हो जाती हैं और बहुत पैरालाइजिंग फीलिंग होती है, उठता नहीं है, पड़ा रहता है, कुछ नहीं करना चाहता, क्लोज टू डिप्रेशन। फिलोसफिकल लेगेसी क्या है भाई इसकी, एक प्रॉब्लम नाहिलिज्म, एक चैलेंज और उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करी पूरी तरीके से फ्रीडरिक नीचे ने। एक ऊबरमेंच बनने को बोला, विच इज़ सुपरमैन। ये सब कॉन्सेप्ट जानने हैं तो मैंने ऊबरमेंच के ऊपर, कैसे ऊबरमेंच बनना है उसके ऊपर, फ्रीडरिक नीचे का अल्टीमेट लेक्चर, उसके ऊपर, सबके ऊपर लेक्चर मैंने छाप रखे हैं, जाके देख सकते हो। तो एक ऊबरमेंच बनो, सुपरमैन बनो, राइज अबव दिस नेगेटिविटी और इससे बाहर निकलो। एब्सर्डिज्म कहाँ से है, उसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट कि भाई पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा, जितने वर्ल्ड वॉर हुए उसके बाद एक हॉरर था, एक घबराहट थी, एक संघर्ष था, उसको पूरा करने के लिए, उससे बाहर निकलवाने के लिए एल्बर्ट कामू ने एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। एब्सर्डिज्म, जो एक असली एब्सर्डिस्ट होता है, उसकी क्या इमोशनल टोन होती है, वो ह्यूमरस होता है, हंसता रहता है, उसको एक लिबरेटिंग फीलिंग होती है, वो दिमाग से काम रहता है, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, उसको किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती, ये चल जाए, चलने दो, अपने वक्त के हिसाब से चीज़ें होती चली जाएंगी। पार्ट 3 में हम लोग एब्सर्डिज्म और नाहिलिज्म के कुछ फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। पर्टिकुलरली हम लोग एग्जिस्टेंशलिज्म, जिस भाग के अंदर ये दोनों एब्सर्डिज्म और नाहिलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, उसके अंडर बात करेंगे, जिसमें पर्टिकुलरली हम ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एग्जिस्टेंशियल सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे, या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर इसके बारे में वार्तालाप करेंगे। वैसे तो नाहिलिज्म और एब्सर्डिज्म दोनों एक ही जड़ से निकलते हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म की या एग्जिस्टेंशियल इश्यूज़ की, बट उसके जो सॉल्यूशंस हैं या उसके जो इंटरप्रिटेशंस है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। वैसे नाहिलिज्म को हम पूरी तरीके से एक सॉल्यूशन करार नहीं दे सकते हैं, बट एब्सर्डिज्म इज़ अ फुल फ्लेजेड सॉल्यूशन इन इटसेल्फ, राइट। अब एग्जिस्टेंशलिज्म का जो वर्ड है, शब्द है, उसका जो हम उपयोग करेंगे, उसका इन अ नटशेल, उसके ऊपर मैंने लेक्चर बना रखा है और बहुत एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स के ऊपर बात कर रखी है, तो बहुत वैलिड एस्पेक्ट्स पे बात करी हुई है, बट इन अ नटशेल एग्जिस्टेंशलिज्म कि एक तरीके से टूल होता है टू कॉम्बैट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया, वॉइड क्रिएट हुआ, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया, वहाँ पे आपको कुछ हथियारों की ज़रूरत है उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से लड़ने के लिए, बचने के लिए, वहाँ पे आप एग्जिस्टेंशियलिज्म के टूल्स का उपयोग करते हैं, जिसमें से एक एब्सर्डिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे नाहिलिज्म का सबसे पहले ऑन्टोलॉजिकल इम्प्लीकेशन समझ लेते हैं। वैसे तो ऑन्टोलॉजी एक बहुत बड़ा ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, बट इन अ नटशेल अगर मैं यहाँ पे समझा दूँ तो उसका मतलब होता है व्हाट इट मीन्स टू एग्जिस्ट, और जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उन सबके बीच में क्या रिलेशन है, या फिर और बेसिक मैं समझना चाहता हूँ, व्हाट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, किस प्रकार का है, दैट इज़ ऑन्टोलॉजी। अब जो चीज़ पहले से है, अब मेटाफिजिक्स ऑन्टोलॉजी में मैंने डिफरेंस अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लेक्चर बनाया हुआ है। मेटाफिजिक्स ऑन्टोलॉजी में बेसिक डिफरेंस यही है, मेटाफिजिक्स है एक ऐसी नेचर ऑफ रियलिटी जो कि अभी तक मैनिफेस्ट नहीं करी है, और वो बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड है, या बियॉन्ड आर अंडरस्टैंडिंग है, कैपेबिलिटीज़ है। ऑन्टोलॉजी उसके बारे में जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीइंग्स, कोई भी तरीका, फ़ोन हो गया, किसी भी तरीके का फ़ोन है, वो क्या है, कैसे है, उसका और एक इंसान के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब वो रिलेशनशिप समझना अपने में मेटाफिजिक्स है। तो अब मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, उसके ऊपर लेक्चर है, आप जाके देख सकते हैं। बट इन शॉर्ट नाहिलिज्म तब निकल के आता है जब हमें ये समझ में आता है, लोगों को ये समझ में आता है कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, यूनिवर्सल मोरालिटी, रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, वो बेसलेस है, उसका कोई बेस नहीं है। और अगर उसका कोई बेस है, जो उसका बेस बनाने वाला है, जो कि गॉड है, वो अब अगर नहीं रहा तो क्या होगा, जो कि फ्रीडरिक नीचे ने अपनी द गे साइंस में इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट। अब जो
एनलाइटनमेंट हुई उसकी वजह से जो ह्यूमन एब्सोल्यूट ट्रुथ्स हैं, जो भी एब्सोल्यूट ट्रुथ्स जिनको हम एब्सोल्यूट ट्रुथ्स मानते हैं, वो खोखले हो चुके हैं, उनमें से मीनिंग जा चुका है। और अब वहाँ पे मीनिंग ढूंढने के चक्कर में जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स आ रही हैं, जो बीमारियाँ इंसान को आ रही हैं, उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। यहाँ पे भाई साहब एक एपिस्टोमोलॉजिकल क्राइसिस भी आया। एपिस्टोमोलॉजी मतलब किसी भी फॉर्म की नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ से आ रही है, किस लिए आ रही है, क्यों आ रही है, वो हमारे साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकती है। जैसे कि एक फ़ोन और एक ह्यूमन एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट योर एपिस्टोमोलॉजिकल नॉलेज इज। फ़ोन अपने में एक शब्द है, ह्यूमन अपने में एक शब्द है, उन बीच का रिलेशन वो कहाँ से आ रहा है। अब चूंकि गॉड नहीं है तो नॉलेज ख़त्म हो गई, नॉलेज हैज़ बिकम बेसलेस, एक वॉइड क्रिएट हो गया। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या तो पैसिव नाइलिज्म होगा जहाँ पे आप एकदम हजम नहीं कर पा रहे हो नाइलिज्म को और टूट जाओगे, डिस्पेयर में चले जाओगे, सफरिंग में चले जाओगे, या दूसरा एक्टिव नाइलिज्म होगा जिसके प्रोपोगेटर थे फ्रेडरिक नीचा, जो कि है अब एक्टिवली काम करोगे, पुराने रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ोगे, बाहर निकालोगे, उनको हटाओगे, वहाँ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लाओगे। जैसे बोला जाता है ना, नीचा कहते थे बिकम अ मॉरल लेजिस्लेटर, एक ऊबरमेंच बनो, अब मॉरलिटी अपने हाथ में लो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू हो रहा है। अब नीचा का जो ऊबरमेंच है, सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है, उसने यही किया है, उसने इस वॉइड को हटा दिया एक रेवोल्यूशन के थ्रू, वो बेहतर बन गया। उसने अपने विल टू पावर को टैप इन कर लिया। विल टू पावर मतलब अपना बेस्ट सेल्फ, विलजुर मार्क्स, अपना बेस्ट सेल्फ बनने की वो कोशिश कर रहा है। उस प्रोसेस में वो ऊबरमेंच बन चुका है, ना कि वो किसी मेटाफिजिकल कॉन्सोलेशन के लिए बैठा है कि मेरे को कोई इस दुनिया के परे देवता आके मुझे बचाएगा, मेरी ज़िंदगी बेहतर करेगा और मुझे इस परेशानी और इस दुख दर्द पीड़ा की सिचुएशन से बाहर निकालेगा। वो बोल रहा नहीं भाई साहब, मेरी मदद कोई नहीं करने आने वाला, मुझे मेरी मदद खुद से ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ऊबरमेंच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही एक्टिव और पैसिव नाइलिज्म की दो चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहली मतलब दो इश्यूज़ आते हैं जो ह्यूमंस फेस करते हैं, और उन इश्यूज़ को आप अपॉर्चुनिटी में भी बदल सकते हैं। पहला, इंसान एपैथी और हीडोनिस्टिक एस्केपिज्म में चला जाएगा, अपने को फालतू प्लेजर्स से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि किसी तरह इस परेशानी की सिचुएशन से हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर पाएँ। और दूसरा है भाई इंगेज इन एग्जिस्टेंशियल रेबिलियन बाय फोर्जिंग इंडिविजुअल मीनिंग इवन इफ इट्स आर्बिट्ररी। चाहे भले ही वो हवाबाजी हो, जो भी आप मीनिंग देना चाह रहे हो वो पुख्ता नहीं है, आप हाथ में उसको पकड़ नहीं सकते, वो साबुत नहीं है कोई चीज़, लेकिन वो हवा में है, बट स्टिल वो आप एक जंग के तरह लड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एब्सर्डिज्म का क्या ऑन्टोलॉजिकल बेसिस है? पहली बात तो ये इंस्पायर्ड है साख्त, नीचा, कीरकेगार्ड, ऐसे एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर से इन्होंने इंस्पिरेशन लिया। द मिथ ऑफ सिसिफस लिखी, और मिथ ऑफ सिसिफस में इन्होंने एक ड्यूअल रिकॉग्निशन किया कि भाई एब्सर्डिटी जो होती है वो इन दो चीज़ों की वजह से उत्पन्न होती है, पनपती है या आती है। सबसे पहला, इंसानों के पास एक इनसेशिएबल डिज़ायर होती है फॉर मीनिंग एंड क्लैरिटी, कि भाई हमें एक मीनिंग चाहिए, हम उस मीनिंग को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पैसा कमाना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, जो भी करना है, आपका एक डिज़ायर है, उस इंसान का एक डिज़ायर है समझना कि भाई उस एंड ऑफ द रोड या एंड ऑफ द टनल रोशनी है भी कि नहीं है, या हम ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो वो हो गई। और दूसरा है कि ऐसे डिज़ायर्स के लिए यूनिवर्स के पास कोई जवाब नहीं है, कि आप कितनी कोशिश कर लें, आप कितनी पुकार लगा लें कि भाई टनल के उस पार कोई है, लेकिन उस टनल के उस पार से जवाब देने वाला कोई है नहीं। तो ये दो इश्यूज थे जो कामों को दिखे। इसका एपिस्टेमोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये हुआ कि नाइलिज्म से ठीक है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके ख़त्म होने की वजह से जो हमारे लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, टेंशन क्रिएट हो रही है, वो परमानेंट है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पे सोरेन कीरकेगार्ड करके एक फ़िलासफ़र थे, एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़र, जिन्होंने सबसे पहले एंग्जाइटी और ड्रेड के ऊपर बात करी थी ह्यूमन हिस्ट्री में। बड़े कमज़ोर से, पतले से थे, अगर उनके ऊपर लेक्चर चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, एक अल्टीमेट लेक्चर लाएंगे हम। तो उन्होंने बोला भाई एक लीप ऑफ फेथ ले लो, मतलब आँख दिल पे हाथ रख के ऑल इज़ वेल बोल के कूद पड़ो। भाई अंशुर बाबा वापस से आ गए, वहाँ पे कूद पड़ो और फेथ की तरफ चले जाओ। और यहाँ पे कामू ने उनको काटते हुए कहा, अगर ये कांड कर दिया,
लीप ऑफ फेथ ले लिया, तो उससे बड़ा फिलोसॉफिकल सुसाइड कुछ हो ही नहीं सकता कि आप रैदर उसको एम्ब्रेस करें, उस पीड़ा को समझें, परखें, उसका इंट्रोस्पेक्शन करें। आपने एक लीप ऑफ फेथ ले लिया, ये समझ नहीं पा रहे तो भैया अब हम धर्म की तरफ निकल लेते हैं या फेथ की तरफ या जो भी उनका फेथ था उस तरफ निकल लेते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल आत्महत्या हो गई। तो इन्होंने एक लाइन दी, एक पंक्ति बड़ी खूबसूरत सी, जिसमें इन्होंने कहा कि वॉट इज एब्सर्ड इज द कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द इरैशनल and the wild longing for clarity whose call echoes in the human heart। वही स्ट्रगल, वही टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक डिज़ायर जो शायद यूनिवर्स पूरा कर ही नहीं सकता या करेगा ही नहीं, और एक तरफ इंसान का फिर भी वो मीनिंग, वो क्लैरिटी ढूंढने की जद्दोजहद। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एज सिंपल एज दैट कि आपको पता है कि कुछ होने नहीं वाला, कोई जवाब नहीं मिलने वाला। आप जो ख़त लिख के भेज रहे हैं अपनी क्रश को, उसका जवाब नहीं आने वाला, मैसेज जो भेज रहे हैं उसका जवाब नहीं आने वाला, लेकिन आप एक अल्टीमेट जस्टिफिकेशन नहीं ढूंढ रहे हैं कि कोई अल्टीमेट जस्टिफिकेशन होगा जो मेरी चीज़ों को, मेरी हरकतों को जस्टिफाई करेगा। आप अपनी खुशी के लिए, अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए, चलो मैंने कम से कम कोशिश करी कि मेरे को बाद में ये ना हो कि मैंने उस क्रश को पहले प्रपोज क्यों नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, उसी का जवाब नहीं आया, शायद उसको मैं पसंद नहीं होगा, मेरा भ्रम, मेरा इल्यूजन टूट गया। और इसका सीधा सीधा इन्होंने जोड़ लगा दिया सिसिफस के साथ। पत्थर पता है उसको रोल नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी उसने उसमें उस स्ट्रगल में खुशी ढूंढ ली, रोमांच ढूंढ लिया, कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ लिया कि कोई बात नहीं, पत्थर उस तरफ जाने नहीं वाला, ये बोल्डर उस तरफ जाने नहीं वाला। आई एम फुली अवेयर ऑफ इट, मुझे पता है ऐसा ही होगा, मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा फिर नीचे आएगा, लेकिन इसी में मेरे को जॉय ढूंढना है। आई नीड टू फाइंड जॉय इन दिस स्ट्रगल इटसेल्फ। कामू और नीचा को कंफ्यूज कभी मत करना। कामू सिंपली ये कह रहे थे कि हमें कोई मीनिंग नया नहीं क्रिएट करना, ठीक है। इफ़ देर इज़ अ लैक ऑफ मीनिंग, वी डू नॉट नीड टू क्रिएट न्यू मीनिंग अकॉर्डिंग टू नीचा, बट हमें उस लैक ऑफ मीनिंग को एक्सेप्ट करना है कि मीनिंग कभी होने ही नहीं वाला। वो चीज़ एक्सेप्ट करनी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और वो ज़्यादा महत्व रखती है। मीनिंगलेसनेस के साथ क्या रिलेशनशिप है? नाइलिज्म में एक मीनिंगलेसनेस है, एक वॉइड है। इंसान उसको निकलने की कोशिश करता है, उससे निकल नहीं पाता, क्योंकि उससे निकलना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उसको पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं, और वहाँ और एंग्जाइटी आती है, वहाँ और डिप्रेशन आता है, वहाँ और स्ट्रेस आता है, वहाँ और डिस्पेयर आता है, नेगेटिविटी आती है कि भाई आप ट्रांसेंड ही नहीं कर पा रहे, उस पड़ाव को पार ही नहीं कर पा रहे नाइलिज्म के। इधर एब्सर्डिज्म आता है कि भाई मीनिंगलेसनेस एक कंडीशन है, मीनिंगलेसनेस एक परेशानी है, जिस परेशानी के साथ हमें रहना है, और जिस दिन उस परेशानी के साथ रहना सीख लिया, उस दिन वो फ्री हो गया, वो स्वतंत्र हो गया, और उसके अंदर एक एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी आ गई। अब उसको किसी को इम्प्रेस नहीं करना। एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी बेसिकली मतलब किसी को भी इम्प्रेस नहीं करना एक्सटीरियरली, ना किसी हायर बीइंग को वो करना, खुश करना, ना किसी हायर जस्टिफिकेशन को अपनी चीज़ जस्टिफाई करना, बस वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जी रहे हैं। रोल ऑफ क्रिएशन, क्या क्रिएट करना है? नाइलिज्म में नीचे ने कहा एक्टिव नाइलिज्म, कुछ क्रिएट करो, मॉरल लेजिस्लेटर बनो, ऊबर मेंच बनो, विल टू पावर को एम्ब्रेस करो और एक बेहतर इंसान बनो। उसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल आर्टिस्ट्री। भाई कैनवस है, उस कैनवस के ऊपर ऐसी खूबसूरत पेंटिंग हमने रच दी कि लोग उसको देख के बेहोश होते चले गए आने वाली सदियों में। एब्सर्डिज्म में कामू ने कहा कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, इस बीमारी को हटाया नहीं जा सकता, तो जब तक ये बीमारी है तब तक उसका रोमांच उठा लें। ज़िंदगी बड़ी बोरिंग है, ज़िंदगी बड़ी बेकार है, लेकिन अपने फॉर योर ओन सेक, खुद के लिए ही सही, अपने लिए ही जी लो, लेकिन जी लो। इस बोरिंग ज़िंदगी में खुशी ढूंढने की कोशिश करो। पूरे दिन में कुछ नहीं हुआ, एक कप ऑफ छोटी सी चाय, रात में बैठ के अपने आराम से नेटफ्लिक्स देखते हुए कप ऑफ कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, उसी में खुशी है, वही तुम्हारी फुलफिलिंग चीज़ है। अब इसकी टाइमलाइन भाई साहब, नाइलिज्म हमेशा फ्यूचर में रहता है। फ्यूचर में हमें ऐसा करना है, ये करना होगा, तब जाके ये होगा। इधर आपका एब्सर्डिज्म, अभी क्या करना है, अभी कैसे इस परेशानी का समाधान ढूंढना है। सिचुएशन भले ही कितनी अजीब हो, कितनी ही बेतुकी हो, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम उसका सोल्यूशन ढूंढे, उस इंडिविजुअली, ये नहीं किसी की मदद लेके 10 लोगों को जमा करके उसका सोल्यूशन ढूंढे, समाधान ढूंढे और इससे बाहर निकलें। भले ही नाइलिज्म और एब्सर्डिज्म एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे कि एल्बर्ट कामू ने नीचा के काम को सपोर्ट किया, और हो सकता है नीचा जिंदा होता है तो एल्बर्ट कामू के काम को सपोर्ट करते हैं। अब नाइलिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, नाइलिज्म एक्सपोज करता है ह्यूमन कंडीशन जो आने वाली है इस चीज़ की वजह से।
जो भी हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, जो भी हमारी फाउंडेशंस हैं जो कोलैप्स करी हैं, उसकी वजह से जो परेशानी आने वाली है, उसके जो परतें हैं उसको खोल के हमें दिखाता है कि भाई अपने अंदर इतना गूदा रखो कि इस वॉइड से लड़ने की शक्ति रखो, क्षमता रखो, पहले से प्रिपेयर्ड रहो, जो कि नीचा ने कहा वॉट इज़ टू कम, कोलैप्स ऑफ द वर्ल्ड, कोलैप्स ऑफ मॉरल फ्रेमवर्क। तो जो आने वाला है उसके लिए पहले से अपने हथियार तैयार रखो। यहाँ एब्सर्डिज्म, भाई एब्सर्डिज्म ये कह रहा है कि इम्ब्रेस करो, और इम्ब्रेस नेगेटिविटी, डिस्पेयर मत करो। अगर ये मीनिंगलेसनेस है, ना चाहते हुए या चाहते हुए तुम डूब जा सकते हो इस परेशानी में, सकम जिसको बोलते हैं, परेशानी में, डिस्पेयर में, नेगेटिविटी में। बट तुम भले ही फैब्रिकेटेड मीनिंग्स बनाने की कोशिश करो, मतलब नकली बेफजूल मीनिंग्स बनाने की कोशिश करो, लेकिन बनाओ। जैसे मैं पूरे दिन यहाँ बैठा हूँ टेबल पे, मैं भाई कहूँ कि मेरे को ये सूंघना है, बल्कि ये आर्टिफिशियल है, इसमें कोई खुशबू नहीं है, बट देखना है, सूंघना नहीं तो देखना है, देख रहा हूँ, कोई मीनिंग नहीं है, एक फैब्रिकेटेड मीनिंग है, मतलब कोई इसका मायने नहीं निकल रहा, लेकिन वो कर रहा है, उसको उसी में खुशी मिल रही है। वो आते हैं ना आजकल वीडियोज़ आने लग गए हैं कि 10 घंटे तक मैं जगा रहूँगा, एक ही डॉट को देखता रहूँगा, ठीक है, बता रही थी ना तो। उसके बाद एक और वीडियो कि मैं उसी वीडियो का रिएक्शन देते हुए 10 घंटे उसी वीडियो का रिएक्शन दूंगा, उसमें कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उस आदमी को उसमें मीनिंग दिख रहा है, उसकी खुशी शायद उसमें, उसकी खुशी शायद है कि उससे जो व्यूज़ आएंगे, उसकी शायद खुशी है जो उससे व्यूज़ से पैसा जमा होगा, रेवेन्यू आएगा, तो उसकी खुशी कुछ भी हो सकती है, दैट इज़ हिज मीनिंग। तो उसको उसने एम्ब्रेस किया। एल्बर्ट कामू इज्जत बहुत करते थे नीचा की, और कामू ने यह भी कहा कि फ्रीडरिक नीचा पहले फिलोसोफर या पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने एब्सर्डिज्म को हेड ऑन टक्कर दी कि भाई आओ लड़ते हैं। लेकिन कामू को उनकी जो बात पसंद नहीं थी वो ये थी कि भाई साहब लड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको हटाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उसको हटाने की कोशिश में और तकलीफ और पीड़ा आएगी। जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए। अगर आप कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एब्सोल्यूटिज्म का कॉन्सेप्ट है जो आप रिलीजन क्रिश्चियनिटी को कह रहे हैं, तो आप जो उसको हटा के अपने कॉन्सेप्ट लाने जा रहे हैं वो भी तो एब्सोल्यूटिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, वो भी तो कहीं उंगली दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अब उंगली ना तो करिए ना तो दिखाइए, आप बस जैसा है उसको इम्ब्रेस करिए। तो अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को और फिलोसफिकल और एग्जिस्टेंशियल थीम्स में मिला दें, तो जॉन पॉल सार्त्रे जो फ्रेंच फिलोसफर आए थे, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर, उन्होंने कहा कि हम श्रापित हैं इस स्वतंत्रता की वजह से, मतलब वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। इन्होंने कहा कि भाई ह्यूमन फ्रीडम तो है हमारे पास, लाइफ मीनिंगलेस है, हमारे पास ह्यूमन फ्रीडम है, लेकिन वो ह्यूमन फ्रीडम इस लेवल पे हमारे पास है कि हमको रियलाइज़ ही नहीं होता, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, उस जिम्मेदारी की वजह से कि हमारे पास फ्रीडम है और उस फ्रीडम का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें एंग्जाइटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ इतना ज़्यादा बड़ा है कि वी आर फ्री, कि हम फ्री हैं। और किरकेगार्ड के बारे में तो हमने पढ़ा ही कि भाई किस तरीके से सीधा सीधा किरकेगार्ड ने बोला लीप ऑफ फेथ ले लो, जो कि एक तरीके से सब्जेक्टिव सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा था, या एक ऑब्जेक्टिव पाथ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था कि फेथ एक ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ले जाएगा, जिसको एब्सोल्यूटिज्म कहा कामू ने कि भाई दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये तो हो नहीं सकता, और ऐसी चीज़ को रिजेक्ट कर लिया। और ऑब्वियसली फ्रीडरिक नीचा भी ऐसी चीज़ों को रिजेक्ट करते ही थे, एब्सोल्यूट ट्रुथ, मॉरल ट्रुथ्स, क्योंकि बेसिकली नाइलिज्म, एब्सर्डिज्म दोनों ही कहता है कि कोई भी चीज़ जो किसी भी मेटाफिजिकल चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा उसके ऊपर उसने अपना बोझ डाल दिया है, तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। लिटरेचर में एग्जाम्पल, टॉप राइटर्स दोस्तोयेव्स्की, ब्रदर्स कारामाज़ोव हो गए, एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर हो गया, नाइलिज्म हो गया, और इनकी जितनी दोस्तोयेव्स्की की किताबें आई, क्राइम एंड पनिशमेंट, उसमें भी नाइलिज्म का आप देखो, जो टॉप किताबों की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी काफका का काम, काफका में द ट्रायल, मेटामॉर्फोसिस पे अभी मैंने एक लेक्चर भी बनाया, कोशिश करूँगा यार और भी नॉवेल्स के ऊपर मैं जो फिलोसफिकल, डीप फिलोसफिकल नॉवेल्स में लेक्चर बनाऊँ। तो ज़रूर कमेंट करना किन किन फिलोसफर्स क्या क्या, क्योंकि मुझे भी पता लगा और क्या क्या एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, किन किन फिलोसफर्स, किन किन नॉवेल्स के ऊपर मैं और लेक्चर्स बनाऊँ जो तुम्हें सुनना है, तो मैं उसको पढ़ के कोशिश करूँगा पूरी की लेक्चर बनाए। तो हाँ, काफका का एलियनेशन का कॉन्सेप्ट, एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से लोग एलियनेट कर दिए जाते हैं एब्सर्डिज्म में, एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट एम्ब्रेस करते हैं, एब्सर्डिज्म के कॉन्सेप्ट से एम्ब्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट उस प्रोसेस में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि काफका के काम में ये चीज़ बहुत फेमस है भाई, शुरुआत ही बुरी होती है और ख़त्म होते होते बदतर हालत हो जाती है। तो बहरहाल ये सब समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल आपके सामने दे दी है, क्या एस्पेक्ट है नाइलिज्म का और एब्सर्डिज्म का। जिसको देखना है यहाँ पे पॉज कर लो स्क्रीन और स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना भाई स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। फाइनली पार्ट 4 में कंक्लूजन पे आते हुए क्या कंक्लूजन हम दे सकते हैं।
सबसे पहले तो एक डिबेट के ऊपर बात कर लें जिसमें नाइलिज्म और एब्सर्डिज्म का हम जितना हमने पढ़ा एक स्ट्रेंथ दे दें और एक वीकनेस दे दें। स्ट्रेंथ तो ये है भाई नाइलिज्म की सिंपल है कि जो इनहेरेंट पर्पस हम लैक कर रहे हैं सीधा सीधा मुंह पे बोल देता है। क्या ऑनेस्टी है, कोई मीनिंग नहीं है, ये है हमारी ब्रूटल ऑनेस्टी। लेकिन इसकी वीकनेस ये है, ये इनएक्शन की तरफ लीड करता है, ये रिजेक्शन की तरफ लीड करता है, ये होपलेसनेस की तरफ लीड करता है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर दे। फिर आता है एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म सिंपल कहता है कि भाई साहब जॉय और क्रिएटिविटी को एम्ब्रेस करो, भले ही दुनिया में कोई तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला नहीं है, किसी को तुम्हें सुनाने की ज़रूरत भी नहीं है, खुद के लिए करो जो करना है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। और वीकनेस इसकी ये है कि ये सफरिंग को कुछ ज़्यादा ही नलीफाई कर देता है। सफरिंग तो कुछ होती नहीं, बल्कि सफरिंग एक बहुत बड़ी चीज़ प्रूफ हो सकती है। तो सफरिंग को जो पूरी तरीके से इरेडिकेट कर देता है वो ज़रा दिक्कत वाली बात है यहाँ पे। इसका मॉडर्न कनेक्शन देख ले भाई, अगर थोड़ा सा सोशल मीडिया में नाइलिज्म देख ले कि भाई साहब नथिंग मैटर्स, तुम वोट करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चैरिटी में पैसा दो नहीं दो फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 रुपये 2 रुपये क्या फ़र्क डाल देंगे दुनिया में। तो वो वाला जो जिसको डूम स्क्रॉलिंग कल्चर बोलते हैं, नथिंग मैटर्स वाला एटीट्यूड। दूसरा एब्सर्डिज्म अगर बात कर लें तो भाई साहब डार्क ह्यूमर, डार्क चीज़ें जिसमें लोग अपना ही मजाक बना रहे हैं। होता है ना आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस आने लग गए हैं, कोई अंधा है, कोई ठीक से बोल नहीं सकता, किसी को स्पीच इम्पेयरमेंट है, किसी को बॉडली एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी वो स्टैंड अप कॉमेडी में अपना ही मजाक बना रहा है। तो केओस में जो भी चल रहा है उस केओस में ही खुशी ढूंढने की कोशिश। तो भाई साहब आखिरी में सवाल ये उठता है लेक्चर एंड करते हुए कि अगर ये एक ऐसा गेम है जिसके कोई रूल्स नहीं है तो क्या हमें ऐसा गेम क्विट कर जाना चाहिए या फिर इस गेम में मौज काटनी चाहिए, मज़े लेने चाहिए। तो कोई रूल है ही नहीं तो चलो भाई अपने ही रूल्स बनाते हैं, क्या लगता है? और कमेंट में ज़रूर बताओ किसके क्या एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं। और ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि कभी किसी वक्त हम नाइलिस्टिक टेंडेंसीज़ के थ्रू गुजरते हैं। भले ही वो अपने टीचर ने जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते थे उसने आपके चांटा बजा दिया, आपका बिलीफ सिस्टम शैटर हो गया, या आपकी क्रश ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या आपके दोस्त ने आपको अपनी मैगी शेयर नहीं करी। दीज ऑल आर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो नाइलिज्म को लाता है। और वहीं हम कभी कभार ऐसी सिचुएशन, नहीं दी मैगी कोई बात नहीं भाई, कल मैं लाऊंगा पराठा लाऊंगा भाई साहब, वैसे पराठा किसको पसंद है, सैंडविच लाऊंगा अच्छा वाला अंदर पनीर भर के और तेरे को नहीं दूंगा। वो हो सकता है उसमें मज़े ले रहे हो, केओस में मज़े ढूंढ रहे हो। सबके अपने एक्सपीरियंसेस है। आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ भाई, कमेंट में जाओ, या ऐसे मोमेंट जो तुम्हें लगता है कि नाइलिस्टिक थे, वो छोटा भी हो सकता है, मजाक भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। क्या तुम्हारा एब्सर्ड मोमेंट रह चुका है, क्या तुम्हारा नाइलिस्टिक मोमेंट रह चुका है? ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। सब लोग अपना शेयर करो, मैं भी कमेंट्स पढ़ूंगा, क्या पता किसी का कुछ इंटरेस्टिंग निकला तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, उसको पिन कर दूंगा उस कमेंट को। तो करो भाई साहब, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जल्दी से कराएं, हमारे इस साल ख़त्म होने से पहले। वील ट्राई आवर बेस्ट कि अगर 100 के हो जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। वील ट्राई आवर बेस्ट। तो लाइक एंड कमेंट यार, फॉर इंगेजमेंट बढ़ेगा, 10 लोगों तक पहुँचेगा, बहुत ज़रूरी। तब तक के लिए मिलते हैं हम किसी अगले लेक्चर में, है ना भैया? चलो कट लो।